हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज आप लोग को हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं। चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। 5 तक हो चुका है। तुम लोग को जानवे करता है कि साइंस क्लास 10 का साइंस का सभी चैप्टर समाप्त है, सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब सोशल साइंस जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे और मैथ भी लगभग समाप्त होने वाला है। और इस चैनल पर जो अभी जगदेव क्लासेज है, इसको जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इस पर सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, चाहे संस्कृत हो या हिंदी व्याकरण हो या हिंदी हो, सबका पढ़ाई होता है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका। मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा। क्लास 10 का मॉडल सेट सॉल्यूशन मिलेगा, 2022 के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो मिलेगा। ठीक, द्वितीय प्रश्न VVI मिलेगा, तुम लोग जाके देखो। और बता देना चाहते हैं कि एक ठो और मेरा चैनल है कॉमेडी वाला, जिसका नाम है जगदेव, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। इसको जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और एक मेरा है GK GS मस्ती, GK GS मस्ती, ये जनरल कंपटीशन का है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किस में होता है। बताना है कि भारत में विद्युत का सबसे ज़्यादा खपत किस में होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। तो सिंपल बात बताओ, घरेलू काम में तो उतना ख़त्म नहीं होगा, किस में ज़्यादा होगा? तो सिंपल बात, ज़्यादा होता है उद्योग यानी फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ ख़त्म होता है क्या? तो विद्युत सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होता है? फैक्ट्री यानी उद्योग में होता है। और सबसे ज़्यादा विद्युत का जो उत्पादन भारत में होता है वो तापीय ऊर्जा से होता है। तापीय ऊर्जा बोले तो ताप के द्वारा यानी कोयला के द्वारा, ठीक है ना। कोयला से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भारत में तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होता है? उद्योग में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बोल रहा है क्या कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 में कितना रहा। तो 2010 ये उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन चलो इसको बता देते हैं। 3,35,00,000 टन 2010 में रहा और लगातार बढ़ते जा रहा है। पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम बोले या कोयला बोले या खनिज तेल बोले, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम और कोयला ये जो मिलता है, ये मिलता है परतदार चट्टान से। परतदार चट्टान को ही बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? तो अवसादी चट्टान बोले या परतदार चट्टान बोले, दोनों एक ही होगा। तो कोयला और पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? तो अवसादी या परतदार चट्टान का उदाहरण है। परतदार चट्टान से या अवसादी चट्टान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, और भारत में तुम्हें पता है कि कोयला 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रासाइट, एक बिटुमिनस, एक लिग्नाइट, एक पीट कोयला। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है और पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो बताना है कहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस का भंडार हाल फिलहाल में मिला है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में नहीं मिलता था, त्रिपुरा में इधर हाल फिलहाल में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। और प्राकृतिक गैस का भंडार अभी बहुत जगह खोज किया जा रहा है। भारत इसमें आत्मनिर्भर है, ठीक है ना। लेकिन भारत जो है तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन प्राकृतिक गैस के मामले में, कोयला के मामले में आत्मनिर्भर है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जानते हैं कि भारत में जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है वो कोयला है। और कोयला से उत्पादन ऊर्जा को हम बोलते हैं तापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो तापीय ऊर्जा यानी कोयला के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे कौन नंबर सही हो जाएगा? कोयला कैसा चट्टान है, किससे प्राप्त होता है? तो ये मेरा परतदार यानी अवसादी चट्टान है। इनमें से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो देखो भारत जो है ना, थोरियम में क्या है, थोरियम में आत्मनिर्भर है, ठीक है ना। और थोरियम जो है केरल के तट पर जिस तरह हम लोग को बालू मिलता है ना, उस तरह वहाँ क्या मिलता है? थोरियम मिलता है केरल के तट पर, ठीक है ना। तो पूछेगा थोरियम के उत्पादन में सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है? तो बोलना है केरल। क्या बोलना है? केरल। और थोरियम किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट। नहीं, थोरियम का अयस्क का नाम क्या है? तो मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट। तो पूछे बता मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो बोलना है थोरियम के। और थोरियम और यूरेनियम इससे जो होता है, इससे आणविक ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। आज रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पहुंच जाओ किताब के अंत में, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर पहुँचेंगे यहाँ पर किताब के शुरू में। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग चाहते हो कि सबका ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, तो वहाँ लिखा होगा साइंस वाला खोजेगा तो लिखा होगा क्लास 10 का साइंस का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। जब प्ले लिस्ट में जाकर उस पर क्लिक करेगा तो साइंस का सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार लिखा होगा क्लास 10 का सोशल साइंस का सभी क्वेश्चन आंसर। तो उसमें हिस्ट्री, सोशल साइंस और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सब मिल जाएगा। जो ना डाला हुआ वो डाल देंगे, ठीक है ना। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखो, परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है
अनवीकरणीय ऊर्जा, याद रखना। परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ बोला नहीं है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है तो क्या है, नवीकरणीय है। तो हम जानते हैं कि पवन जो है, पवन ऊर्जा क्या है, मेरा नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। जो परंपरागत नहीं है तो क्या है, गैर परंपरागत है। इसका क नंबर सही हो जाएगा। पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब मेरा क्या है, तो परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। इसका ख नंबर सही हो जाएगा। और कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, परमाणु खनिज हो गया, ये सब मेरा क्या है, तो ये सब मेरा है परंपरागत ऊर्जा, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और नवीकरणीय ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उसका मात्रा असीमित होता है, जबकि वो नवीकरणीय ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसका मात्रा सीमित होता है। इनमें से कौन आणविक शक्ति का केंद्र है। तो आणविक शक्ति का केंद्र हम बता रहे थे, तुम लोग याद रखना, ठीक है ना। आणविक शक्ति का केंद्र भारत में बहुत कम है, लगभग सात जगह में है, ठीक है, 7-8 जगह में है। बता देना चाहते हैं, एक यूपी में है नरोला। यूपी में क्या है, नरोला, याद रखना। आणविक शक्ति केंद्र का मतलब हुआ कि जहाँ पर यूरेनियम के द्वारा, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इस सब के द्वारा जब बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उसको बोलते हैं आणविक केंद्र। तो नरोला में एक ठो है। तो नरोला कहाँ है, यूपी में। तो यूपी में एक ठो नरोला हो गया। अब पहुँच जा राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है रावत भाटा। राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में है रावत भाटा, ठीक है। तो रावत भाटा पूछेगा तो बोलना राजस्थान। अब पहुँच जाओ गुजरात में। तो गुजरात में तुम है काकरा पारा पूछेगा तो क्या बोलना है, काकरा पारा पूछेगा तो बोलना है गुजरात। क्या बोलना है, गुजरात। अब पहुँच जाओ गुजरात के नीचे मुंबई। तो मुंबई में है तारापुर। क्या है, तारापुर। और ये एशिया का, भारत छोड़ो, एशिया का सबसे पुराना आणविक केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र ये है, ठीक है ना। यानी परमाणु भट्टी है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी इसको हम और बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं, इसको हम नाभिकीय रिएक्टर ही बोल सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर। तो तारापुर सबसे पुराना हो गया जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और अब पहुँच जाओ यहाँ पर, तब पहुँचते हैं हम तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है उसका नाम है कलपक्कम। एक क्या है, एक है मेरा कलपक्कम, ठीक है ना। और कलपक्कम जो है ये स्वदेशी निर्मित, यानी किसी देश का सहारा नहीं लिया था, भारत इसको खुद विकसित किया। तो ये स्वदेशी निर्मित आणविक केंद्र या नाभिकीय रिएक्टर है। और एक है कुडनीकुलम। कुडनीकुलम भी कहाँ है, तो कुडनीकुलम भी कहाँ पर है, तो कुडनीकुलम भी तमिलनाडु में है। और यह अभी सबसे नवीनतम है, अभी ये बन रहा है रूस के सहयोग से। और कर्नाटक में भी एक ठो है जिसका नाम है कैगा। क्या है, कैगा। तो कौन से कैगा, कौन से कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या होगा, कैगा, याद रखना इतना। तो ये बताओ, एक बार बोल देते हैं। यूपी में नरोला, ठीक है ना। और राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, और कर्नाटक में कैगा, और तमिलनाडु में पहुँच गए थे कुडनीकुलम और कलपक्कम, ठीक है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन बोला, कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। ये बताए थे कलपक्कम और कुडनीकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। जो नाभिकीय रिएक्टर है, आणविक केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो इसका जगह तमिलनाडु। और ये स्वदेशी निर्मित नाभिकीय रिएक्टर आणविक केंद्र है। अगला डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो डिगबोई जो है ये कहाँ पर, असम में है। कहाँ पर है, तो डिगबोई जो मेरा है ये कहाँ पर है, असम में है। और भारत में सर्वप्रथम जो है तेल का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो डिगबोई यानी असम में ही हुआ था, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं का खुदाई तेल जहाँ से प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था, असम और डिगबोई से। लेकिन अभी जो सर्वाधिक तेल प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो मुंबई में एक समुद्र में जगह है जिसको बोलते हैं मुंबई हाई। क्या बोलते हैं, जो समुद्र तट से 176 किलोमीटर दूर है, और यहीं से सर्वाधिक तेल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना। अगला बॉम्बे हाई क्या है, तो देखो बॉम्बे हाई वही बताए थे। बॉम्बे हाई क्या है, तो वहाँ से तेल का उत्पादन हो रहा है। और ये क्या है, तो ये खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है जो मुंबई में समुद्र में 176 किलोमीटर दूर है। अगला, इनमें से कौन गुजरात का तेल पाइप केंद्र है। तो गुजरात का तेल पाइप केंद्र जो है अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर क्या है, गुजरात के तेल पाइप केंद्र है। और जामनगर भी गुजरात में है। जामनगर भी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है ना। और जामनगर से भी तेल निकलता है, अंकलेश्वर में सफा होता है, ठीक है ना। तो अंकलेश्वर हो जाएगा। अगला, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ। तो भारत में जल विद्युत का जो विकास हुआ था वो सर्वप्रथम 1900, याद रखना, 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्रम में हुआ था। और कर्नाटक कौन राज्य में आता था, कर्नाटक दक्षिणी भारत में, याद रखना। हालांकि 1902 कर्नाटक के शिव समुद्रम से पहले भी 1897 में दार्जिलिंग में, कहाँ पर, दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी पर जल विद्युत केंद्र का
उद्घाटन हुआ था, लेकिन वो इतना छोटा था कि उसको हम जल विद्युत परियोजना नहीं बोल सकते हैं। तो मेन मेरा यही 1902 कर्नाटक के सिमसमुद्रम में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र का उत्पादन हुआ, जल विद्युत केंद्र का स्थापना हुआ, जो दक्षिण भारत में है। इसका आंसर हो जाएगा मेरा दक्षिण भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारत खनिज ऊर्जा के संरक्षण की कौन सा विधि उपयुक्त है। यानी खनिज ऊर्जा का संरक्षण करना है, क्योंकि ये मेरा नवीकरणीय संसाधन, इसका मात्रा सीमित है। ठीक है ना, इसलिए इसको संरक्षण करना है तो क्या जरूरी है, तो नए खनिज क्षेत्र को खोज करना। सही बात है, नया खनिज क्षेत्र का खोज करो, क्योंकि पुराना खत्म हो जाएगा तो किस पर डिपेंड रहेंगे, नए पर नहीं डिपेंड रहेंगे। अगला, बर्बादी से बचने के लिए खनिजों की खुदाई सावधानी पर बरतना। सही बात है कि कम से कम बर्बादी हो, ऐसा हम खनिज को निकालें अंदर से कि कम से कम बर्बादी हो। सही बात है, विरल या कम प्राप्य खनिजों के विकल्प का खोजना, यानी वैसा खनिज का विकल्प को खोजना जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का खोजना। तो ये सब क्या है, इस पर हमको खनिज तेल पर, खनिज पर हमको क्या करेगा, निर्भरता को कम करेगा। तो ये तीनों सही हो गया, यानी घ नंबर मेरा सही हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि तारापुर परमाणु केंद्र क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन मेरा है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है। तो बता चुके तारापुर परमाणु केंद्र जो है ये नाभिकीय रिएक्टर और एशिया का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है, आणविक केंद्र है, जो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। तो मुंबई के उत्तर मार देना है। अगला, पायाकारा जल विद्युत परमाणु केंद्र किस राज्य में है। तो बताना है कि पायाकारा जल विद्युत परमाणु केंद्र जो है ये कौन सा राज्य में है। 10 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पायाकारा कहाँ पर है, तो पायाकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में तमिलनाडु में है। लेकिन सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिमसमुद्रम, कर्नाटक में 1902 में स्थापना किया गया था। यूरेनियम और थोरियम का क्या महत्व है, तो ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये क्या है, परमाणु खनिज है, और इससे क्या होता है, इसका बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है ना, इससे परमाणु बम भी बनता है। इसका ख नंबर सही हो जाएगा। अगला, सौर ऊर्जा का संबंध सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र जो लगाया गया है वो लगाया गया है कहाँ पर, गुजरात में। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में वर्तमान में जो निकल के आ रहा है वो राजस्थान हो जाएगा सौर ऊर्जा के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य। लेकिन तुम लोग को बुक में गुजरात दिया है, तो गुजरात रखो, जब किताब अपडेट करेगा तो राजस्थान देगा। ठीक है ना, अब आगे चल जाओ, किताब के आगे आओ, वहाँ पर रहता है खाली स्थान को भरो। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है खनिज तेल में कोयले की अपेक्षा ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो खनिज जो तेल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, जो प्राप्त होता है खनिज तेल, चाहे डीजल हो या तुम्हारा डीजल हो या पेट्रोलियम हो, केरोसिन हो। ठीक है ना, इसमें बोल रहा है कि खनिज तेल में कोयले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति होता है, यानी इसमें अधिक ऊर्जा तक कोयला से यहाँ अधिक भरना है। अगला, और थोरियम परमाणु खनिज है। तो बता चुके थोरियम कहाँ प्राप्त होता है, तो केरल के तट पर बालू के रूप में प्राप्त होता है थोरियम। ठीक है ना, तो थोरियम और यूरेनियम से परमाणु बम बनता है ना, तो यूरेनियम और थोरियम परमाणु खनिज है, तो यहाँ यूरेनियम भरना है। अगला, आणविक शक्ति केंद्र रावट भाटा। तो बता चुके हैं कि रावट भाटा जो कहाँ पर है, ये एक नाभिकीय रिएक्टर है, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, तो यूरेनियम और थोरियम के द्वारा होता है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। तो रावट भाटा राजस्थान बता चुके हैं। इसके बारे में नरोला कहाँ पर है, यूपी में है, बता चुके हैं। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, जो सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आणविक शक्ति केंद्र कौन है, तो बता चुके हैं नरोला। क्या बताए थे, नरोला। उत्तर प्रदेश का नरोला, रावट भाटा राजस्थान का, काकरापारा गुजरात का, तारापुर महाराष्ट्र का। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, मेरा मकसद है तुम लोग को याद कराना। तो तारापुर महाराष्ट्र का, और कैगा कर्नाटक का, और कुर्नुकलाम और कलपक्कम तमिलनाडु का। भारत का अधिकतर कोयला किस्म का है। तो हम जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है, उसका ट्री भी तुम लोग को बताए थे, ए बे ले पी। तो ए से एंथ्रासाइट, बे से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पिट कोयला। ये 4 प्रकार का कोयला है, जिसमें सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट 1 नंबर वाला, सबसे घटिया कोयला है पिट कोयला। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक कोयला मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस। कौन मिलता है, बिटुमिनस बोलता है। तो यहाँ हो जाएगा बिटुमिनस। पूछा है भारत में अधिकतर कोयला है, तो कौन है, बिटुमिनस। और लिग्नाइट कोयला जो है इसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं। अगला, रानीगंज क्षेत्र। रानीगंज जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल। राज्य पूछ रहा है तो कहना होगा पश्चिम बंगाल में है। और ललमटिया क्षेत्र बताना है कि ये जो ललमटिया क्षेत्र है ये कौन सा राज्य में है। तो लालमटिया क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, तो झारखंड में है। कहाँ पर है, और दोनों कोयला के लिए फेमस है। रानीगंज भी कोयला के लिए है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भरना है झारखंड, यहाँ भरना है पश्चिम बंगाल। अगला जो है कोयली तेल शोधक कारखाना क्षेत्र से कच्चा तेल प्राप्त होता है। कोयली बोल रहा है, कोयला नहीं बोल रहा है, क्षेत्र का नाम है कोयली। तो बोल रहा है कि कोयली तेल शोधक कारखाना जो है किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो ये होता है गुजरात के खंबात की खाड़ी है। ठीक है ना, वहीं पर अंकलेश्वर जगह है, अंकलेश्वर से प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखना है अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा।
अगला है प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन तेल क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक गैस जो है सर्वाधिक उत्पादन जो होता है तेल क्षेत्र से ही, कौन क्षेत्र से प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा मुंबई हाई। बता चुके हैं कि मुंबई में समुद्र में 176 किलोमीटर दूर है मुंबई हाई, जहाँ से सर्वाधिक पेट्रोलियम गैस और खनिज तेल दोनों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, मुंबई हाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है मिलान करने वाला। अब मिलान तुम लोग को करना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिलान करना है। बोल रहा है कि एंथ्रासाइट, तो हम जानते हैं कि एंथ्रासाइट जो है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है, क्योंकि कोयला में जितना % ज़्यादा कार्बन रहेगा वो उतना अच्छा कोयला रहेगा। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होता है, इसलिए सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है ना। अब कलपक्कम, तो कलपक्कम बता चुके हैं क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है या इसको बोलते हैं आणविक केंद्र है, या इसी को बोलते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है ना। ये क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है जो स्वदेशी तरीका से यानी अपने ही तरीका से निर्मित पहला नाभिकीय रिएक्टर यानी आणविक केंद्र है। डिगबोई के बारे में बता चुके हैं कि डिगबोई असम में है, जहाँ पर सर्वप्रथम कुआं तेल का खुदाई हुआ था, सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन यहीं से हुआ था। तो ये हो जाएगा तेल उत्पादक क्षेत्र, यानी अंगों नंबर सही हो जाएगा। एलपीजी क्या है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी क्या है, तो घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस है। अगला है मेरा शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र, जिसका स्थापना 1902 में हुआ था। और ये क्या है, तो ये एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना था, एशिया में प्रथम जल विद्युत परियोजना था, जो कर्नाटक में है, शिव समुद्रम में है। अगला पवन ऊर्जा क्या है, तो पवन ऊर्जा जो मेरा नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत, यानी इसका हो जाएगा मेरा खो नंबर सही। चलो ये भी हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, कारण बताओ, किससे पहुंचना है, कारण बताओ में। तो कारण बताओ में क्या है, कोयला को काला हीरा क्यों कहता है, क्यों कहा जाता है। तो कारण बताने में ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है, तो लिखना है कोयला को काला हीरा क्यों कहा जाता है। तो लिखना है कि कोयला चूँकि काला होता है और इसका उत्पादन बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए ये एक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए कोयला को काला हीरा कहा जाता है। क्या लिखना है कि कोयला, चूँकि कोयला काला है और कोयला का उत्पादन कोयला का उपयोग बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है, और कोयला इस प्रकार कोयला एक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अगला, कोयला की अपेक्षा पेट्रोलियम के उत्पादन और उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों। बताना है कि कोयला की अपेक्षा जो है पेट्रोलियम के उत्पादन पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है, इसका आंसर बताना है। तो इसमें लिखना है क्या, इसमें लिखना है चूँकि कोयला की अपेक्षा जो पेट्रोलियम होता है ना, ये इसे बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कोयला की अपेक्षा पेट्रोलियम को हम बहुत आसानी से अंदर से निकाल सकते हैं, यानी बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और यह बड़ी मात्रा में विभिन्न स्थान पर उपलब्ध है, इसका मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, विभिन्न स्थान पर उपलब्ध है। ठीक है ना। जबकि कोयला क्या है, कोयला सीमित है, कोयला क्या है, सीमित है। और लिख सकते हैं क्या कि इसका परिवहन, ठीक है ना, इसका परिवहन हवा के माध्यम से भी कर सकते हैं, पानी के माध्यम से भी कर सकते हैं, सड़क के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसका वितरण जो है ना सभी जगह वितरण करना काफ़ी ईजी है। कैसे देखते हैं तो सिलेंडर में या तो पेट्रोल पंप पर हर जगह जाते हो, तो पेट्रोल पंप पर क्या है, इसका वितरण हो रहा है आसानी तरीके से हो रहा है, उस तरह कोयला वितरण होता है कि नहीं होता है, हर जगह पेट्रोल पंप लगा हुआ है, तो इसका वितरण बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। इसी कारण कोयला की अपेक्षा पेट्रोलियम पर अधिक बल दिया जा रहा है। क्या लिखना है, फिर से बता देते हैं, लिखना है कि इसे बस बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, और ये बड़ी मात्रा में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है ना, और लिखना है फिर इसका वितरण करना भी बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए कोयला की अपेक्षा पेट्रोलियम के उत्पादन पर अधिक बल दिया जा रहा है। अगला बोल रहा है एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का है, जबकि लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का है, क्यों। तो लिखना है क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला में 80% से अधिक कार्बन उपस्थित होता है, जबकि लिग्नाइट कोयला में 50% के लगभग कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए एंथ्रासाइट कोयला उत्तम प्रकार का कोयला है, जबकि लिग्नाइट कोयला घटिया प्रकार का कोयला है, यानी निम्न कोटि का कोयला है। अगला, खनिज तेलों का उत्पादन असम में घटता जा रहा है, वही मुंबई के निकट बढ़ता जा रहा है, क्यों। तो लिखना है खनिज तेल के उत्पादन में असम जो है, लिखना है पहला कारण लिखना है क्योंकि असम जो है समुद्र के किनारे नहीं है, और हम जानते हैं कि खनिज तेल ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है, तो इसलिए मुंबई में जो है, मुंबई समुद्र के किनारे है और यहाँ पर विशाल मात्रा में तेल का भंडार है, खनिज तेल का भंडार है, इसलिए खनिज तेल का उत्पादन असम में घटता जा रहा है, जबकि मुंबई के निकट बढ़ता जा रहा है। लिखना है, फिर बता देते हैं कि असम समुद्र के किनारे नहीं है,
जबकि मुंबई समुद्र के किनारे है। और असम में खनिज तेल का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, जबकि मुंबई में समुद्र में खनिज तेल का भंडारण काफ़ी मात्रा में है। इसलिए असम जो है खनिज तेल के उत्पादन में घटता जा रहा है, जबकि मुंबई खनिज तेल के उत्पादन में बढ़ता जा रहा है। ये लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट के निकट, दक्षिणी भाग जो है उसका पश्चिमी घाट के निकट के राज्यों में जल विद्युत के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। क्यों? तो लिखना है चूँकि भारत के दक्षिणी राज्य में, दक्षिणी राज्य भारत को देखेगा तो दक्षिणी राज्य के पश्चिमी भाग में क्या है, तो पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट से बहुत सारा नदी निकलती है। और जब नदी निकलती है पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट एक पर्वत के रूप है, और पर्वत से जब नदी निकलती है तो नदी गिरती है नीचे, या इधर गिरेगी, इधर जाएगी तो इधर गिरेगी, या इधर जाएगी तो इधर गिरेगी। जब नीचे गिरती है तो झरना के रूप ले लेता है, और झरना के रूप ले लेने के कारण वहाँ पर जो है जल विद्युत उत्पादन करने में सुविधा होता है। इसलिए भारत के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट के निकट जल विद्युत के उत्पादन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्या लिखना है फिर बता देते हैं। लिखना है भारत के दक्षिणी भाग के पश्चिमी घाट से बहुत सारा नदियाँ निकलता है, और जब वह पश्चिमी घाट से नीचे गिरता है तो वहाँ पर झरना बन जाता है, जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा स्थान होता है। इसलिए जल विद्युत उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अगला, भारत में सौर ऊर्जा की संभावना बहुत अधिक है। क्यों? तो हम जानते हैं कि देखो सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होगा, सुन लो बताओ। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक वहाँ पर होगा जहाँ पर सालों भर धूप पर्याप्त मात्रा में मिले, वहीं सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि भारत जो है यहाँ पर कर्क रेखा बीचों बीच पार होता है, तो ये भाग जो है भारत का यह आता है किसमें, तो ये आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ सालों भर सूर्य का धूप पड़ता है। ठीक है ना। तो भारत में ये क्षेत्र जो हो गया यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत में सौर ऊर्जा की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है ना। तो सिंपल लिखना है, क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत अधिक है। चूँकि भारत में सालों भर सूर्य की प्रकाश प्राप्त होता है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहुँचो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कौन है। तो बताना है भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन जो है वो कौन है, तो वो है कोयला। कौन है? क्योंकि हम जानते हैं कोयला से ही आधा से अधिक अभी जो हो रहा है ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो लिखना है भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन तापीय ऊर्जा है, जो कोयला से प्राप्त होता है। बता चुके तुम लोग को, जो कोयला से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। तो लिखना है भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन तापीय ऊर्जा है, जो कोयला से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट किस पदार्थ का एक रूप है। तो हम जानते हैं ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है और चमकीला होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि ग्रेफाइट किस पदार्थ का एक रूप है। तो जानते हैं ग्रेफाइट जो है ये किसका रूप है, तो कार्बन का। जानते हैं ना किसका है? कार्बन का। तो उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ाए थे कार्बन तथा उसके यौगिक में बताए थे कि कार्बन का 3 अपरूप है। बताए थे कार्बन का 3 अपरूप है। एक हो गया हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया बक मिस्टर फुलेलिन। ठीक है ना, बता चुके हैं। तो लिखना है ग्रेफाइट किस पदार्थ का रूप है। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का क्या है? एक अपरूप है, ये लिखना है। केम्बे गिरावन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो केम्बे गिरावन क्षेत्र जो है ये खनिज तेल के लिए काफ़ी फेमस है और ये गुजरात में स्थित है। लिखना है केम्बे गिरावन क्षेत्र गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में जो तुम लोग देखेगा गुजरात भारत के नक्शा में यहाँ पर आता है, तो इसकी यहाँ पर जो खाड़ी है उसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो लिखना है केम्बे गिरावन क्षेत्र गुजरात के खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। क्या लिखना है? केम्बे गिरावन क्षेत्र गुजरात के खंबाल के खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया। तो हम जानते हैं कि भारत में जो पहला जल विद्युत केंद्र है 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में स्थापित किया गया, जो एशिया का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र है। बता चुके हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन मेरा है लघु उत्तरीय प्रश्न पर हो जा बोला ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है। जानते हैं ऊर्जा संसाधन का महत्व क्या है, क्योंकि जानते हैं कि जितना भी देश में आर्थिक क्रियाकलाप होला, चाहे फैक्ट्री चलाना हो या घरेलू कार्य करना हो या कुछ भी करना हो, वहाँ पर ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा ना रहेगा तो बिजली गोल
ट्रेन चलना बंद, रेल चलना बंद, घरेलू में जो खाना बन रहा है वो बंद, यानी पूरा आर्थिक संसाधन पूरा देश ठप पड़ जाएगा। तो बोरा ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है, तो लिखना है कि आर्थिक विकास, क्या लिखना है, आर्थिक विकास और जीवन स्तर, आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे लेकिन जब एलपीजी आ गया तो जीवन स्तर बेहतर तो हुआ ना। तो बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा एक आवश्यक संसाधन है, ऊर्जा क्या है, एक आवश्यक साधन है। इसके अभाव में, किसके अभाव में, तो ऊर्जा के अभाव में, ठीक है ना। तो इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ऊर्जा का काफ़ी महत्व है, ऊर्जा का काफ़ी महत्व है। क्या लिखना है फिर बता देते हैं, लिखना है क्या, आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा एक आवश्यक साधन है, ऊर्जा एक आवश्यक साधन या संसाधन है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ऊर्जा का काफ़ी बड़ा महत्व है। अगला, दो परंपरागत और दो गैर परंपरागत, परंपरागत बोले तो अनवीकरणीय और गैर परंपरागत बोले तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें और कि नहीं दोनों स्रोतों के कि नहीं दो विशेषता बताना है। तो पहले परंपरागत यानी अनवीकरणीय बता देते हैं। तो अनवीकरणीय में लिख दो पहले कोयला, क्या लिख दो, कोयला, ठीक है ना। और एक लिख दो खनिज तेल या प्राकृतिक गैस लिख दो, एक लिख दो खनिज तेल या प्राकृतिक गैस, जो लिखना है लिख दो। तो हम लिख दिए कोयला, क्या लिख दिए, कोयला, ठीक है ना। तो एक लिख दिए कोयला, ठीक है, और एक लिख दिए खनिज तेल या प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो चलो कोयला का उपयोग पहले बता देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर उपयोग ही पूछ रहा है, क्योंकि दो उपयोग बताओ। तो कोयला का उपयोग क्या है, कहाँ क्या जाता है, तो कोयला का उपयोग क्या जाता है, बिजली उत्पादन में, पहला लिख देना है क्या, बिजली उत्पादन में, बिजली उत्पादन में कोयला का उपयोग किया जाता है। और कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कोयला का उपयोग किया जाता है और तुमको होता है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, बता सकता है इसका कोयला का उपयोग और बता सकता है तुम लोग लिख देना है। बहुत सी जगह है जैसे बोल सकता है तुम लोग क्या, कीटनाशक दवाएं बनाने में, युद्ध के बेहतर सामान आदि बनाने में, तो कोयला का उपयोग बता दिए। अब बताना है क्या, प्राकृतिक गैस लिखो, तो प्राकृतिक गैस लिख दो या खनिज तेल लिख दो। तो चलो जो लिखना है लिख दो, जिसका लिखना है उसके बारे में विशेषता तुम लोग को क्या करना है, बताना है, क्या करना है, उसका उपयोग बताना है। तो प्राकृतिक गैस तुम लोग आसानी से तुम लोग प्राकृतिक गैस का उपयोग बता सकता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस हम लोग घर में यूज करते हैं एलपीजी, तो एलपीजी का उपयोग हम आसानी से बता सकते हैं। तो लिख दिए प्राकृतिक गैस, लिख दिए क्या, लिख दिए प्राकृतिक गैस। तो इसका उपयोग अब लिखना है क्या, घरेलू उपयोग के लिए जो गैस आपूर्ति की जाती है वह एलपीजी कहलाती है। तो ये प्राकृतिक गैस का एक उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग लिखना है क्या, वाहनों के काम में आने वाली गैस को CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है। तो दो उपयोग हो गया। पहले क्या लिखे थे, कोयला, तो कोयला का उपयोग में क्या लिखे थे, कोयला का उपयोग लिखे थे हम कि बिजली उत्पादन में किया जाता है। फिर कोयला का एक उपयोग और लिखे थे कि इसका उपयोग कीटनाशक में किया जाता है और युद्ध निर्माण सामग्री में भी किया जाता है। फिर बताए थे एक लिखे थे हम क्या, प्राकृतिक गैस, एक लिखे थे हम प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत में, और उसका उपयोग बताए थे क्या, उसका उपयोग में बताए थे कि प्राकृतिक गैस घरेलू उपयोग के लिए गैस जो आपूर्ति की जाती है वह एलपीजी है, और वाहनों के काम में जो आने वाली गैस है वो CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। बस हो गया। आप लिखते हैं गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत में लिख दो एक जल विद्युत। देखो गैर परंपरागत क्या है, तो जो नवीकरणीय संसाधन उससे बोलते हैं उससे बोलते हैं गैर परंपरागत। जैसे हो गया मेरा क्या, जल विद्युत, जैसे मेरा क्या हो गया पवन ऊर्जा, जैसे मेरा क्या हो गया सौर ऊर्जा, जैसे मेरा क्या हो गया ज्वारीय ऊर्जा, जैसे मेरा क्या हो गया भूतापीय ऊर्जा। तो बहुत सारा है। चलो हम लिख दिए पवन ऊर्जा, क्या लिख दिए, पवन ऊर्जा, और एक लिख दिए हम क्या, पवन ऊर्जा के बाद एक लिख दिए हम सौर ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का उपयोग बता दो, पवन ऊर्जा का उपयोग क्या है, तो पवन ऊर्जा का पहला उपयोग लिखो जल विद्युत उत्पादन में, क्या लिख दो, जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और पवन ऊर्जा से का एक और उपयोग लिखो, तो पवन ऊर्जा का एक उपयोग और लिखेगा तो लिख देना है क्या, इससे कम प्रदूषण होता है, क्या लिखना है, इससे कम प्रदूषण होता है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला बताए थे क्या, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से भी लिख देना है पहला उपयोग क्या, कि सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और इसे हम घरेलू कार्य में भी उपयोग क्या कर सकते हैं। क्या लिख सकता है इसका, तो इसको लिख सकता है कि इसको हम घरेलू कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्नांकित ऊर्जा संकट दूर करने के लिए ऊर्जा के किन स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा संकट का अगर दूर करना हो तो हमको
हाँ, वो नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उस पर से हमको निर्भरता हटाना पड़ेगा, यानी उस पर जो हम निर्भर है उससे हमको निर्भरता हटाना पड़ेगा और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा बोले तो गैर परंपरागत ऊर्जा को हमको विकसित करना पड़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ऊर्जा के किन स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। तो ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय बोले तो गैर परंपरागत ऊर्जा को विकसित करने की आवश्यकता है, गैर परंपरागत ऊर्जा को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए कौन कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं? तो इसके लिए हर जगह सौर ऊर्जा का स्थापना किया जा रहा है, पवन ऊर्जा का स्थापना किया जा रहा है, जल विद्युत ऊर्जा का स्थापना किया जा रहा है, ज्वारीय ऊर्जा का स्थापना किया जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारा हम लिख दिए। अगला क्या है? निम्नांकित शक्ति के चार केंद्रों के नाम लिखे। तो आणविक केंद्र तो हम तुम लोग को बहुत बता चुके हैं। आणविक केंद्र बताए थे, ये बताए थे यूपी में नरोरा कहाँ है? तो यूपी में। नरोरा कहाँ है? तो यूपी में। राजस्थान में रावट भाटा और गुजरात में काकरापारा और महाराष्ट्र में तारापुर और बताए थे कर्नाटक में कैगा और कुडनू कलाम और कलपक्कम तमिलनाडु में। तो 4 को बोला है, बहुत बता चुके हैं। तापीय मतलब जहाँ पर, तापीय मतलब हो गया जहाँ पर कोयला के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, उसे बोलेंगे तापीय। क्या बोलेंगे? तापीय बोलेंगे, ठीक है। तो कोयला के द्वारा कहाँ का उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका क्षेत्र का नाम लिख सकता है, तुम लिख दो रानीगंज। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कहाँ है? रानीगंज, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दो यहाँ पर झारखंड में झरिया, ठीक है, झारखंड में झरिया। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग लिख सकता है तालचल, छत्तीसगढ़ में तालचल। तो 4 को बोला, 4 को लिख सकता है। और जल विद्युत का भी उत्पादन बता चुके हैं। जल विद्युत का कहाँ पर है? तो बताए थे, एक तो लिख दो शिव समुद्रम। क्या लिखो? शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम कहाँ पर है? तो शिव समुद्रम कर्नाटक में। तो लिखो कर्नाटक में शिव समुद्रम, कर्नाटक में लिख दो शिव समुद्रम। तो कर्नाटक में हो गया शिव समुद्रम। महाराष्ट्र में लिख दो टाटा जल विद्युत तथा कोयना, ठीक है ना। कर्नाटक में शिव समुद्रम बता ही दिए हैं। केरल में लिख दो तुम क्या? पल्लवी वासल और तमिलनाडु में एक तुम लोग को बताए थे पायकारा। क्या बताए थे? तमिलनाडु में पायकारा हो गया, मेटूर हो गया, पापनासम हो गया, गुंडा हो गया। तो 4 को ही लिखना है। तो एक ठो लिख दो, क्या तुम लोग लिखो? एक ठो कर्नाटक में शिव समुद्रम, एक लिख दो महाराष्ट्र में टाटा जल विद्युत, और एक लिख दो केरल में पल्ली वासल, और एक लिख दो तमिलनाडु में पायकारा, तो सबके 4 को बता दिए हैं। इसका तो बहुत बता दिए हैं, तो तुम लोग 4 को ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कोयला और पेट्रोलियम के किन्हीं 3 उपयोग को बताएं। तो कोयला का बहुत सारा उपयोग बता चुके हैं तुम लोग को। कोयला का पहला उपयोग लिखना है बिजली उत्पादन में। क्या लिखना है? कोयला का जो पहला उपयोग लिखना है वो लिखना है बिजली उत्पादन में। और इसका जो नेक्स्ट उपयोग है वो है अलकतरा बनाने में, रंग लोगन में, सुगंधित तेल बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हें किसको मिलाया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कृत्रिम रबर बनाने में, उसी प्रकार इसका उपयोग किया जाता है फिनाइल बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में, युद्ध के बेहतर सामान बनाने में कोयला का उपयोग किया जाता है। तो कोयला के उपयोग में क्या क्या लिखना है? कोयला के उपयोग में लिखना है, कितना उपयोग बोल रहा है? 3 उपयोग बोल रहा है। तो पहला लिखो बिजली उत्पादन में। पहला क्या लिखो? बिजली उत्पादन में। दूसरा लिख दो कीटनाशक दवाएं बनाने में, तीसरा लिख दो युद्ध के बेहतर सामान बनाने में, युद्ध के बहुत तेरे, ये ठीक है ना, युद्ध के सामान बनाने में तीसरा उपयोग हो गया। अगला बोल रहा है तापीय, किसका बोल रहा है? अगला बोल रहा है पेट्रोलियम का उपयोग। तो पेट्रोलियम का उपयोग लिखो। पेट्रोलियम का उपयोग में तुम लोग ले सकता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो इसको द्रवित सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम का पहला उपयोग लिखो खनिज तेल में। पेट्रोलियम का पहला उपयोग लिखो खनिज तेल के रूप में वाहनों में यूज किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका लिखो ईंधन के अतिरिक्त इसका उपयोग अनेक उद्योग में होता है, जैसे प्लास्टिक और कृत्रिम रेशा बनाने में, ठीक है ना। प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे के कपड़े इत्यादि बनाने में, ठीक है ना। और पेट्रोलियम का उपयोग बता चुके हैं कि खनिज तेल के रूप में वाहनों में भी किया जाता है। ये सब लिख देना है। अगला बोल रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? प्राकृतिक गैस। क्या बोल रहा है?
बोल रहा है प्राकृतिक गैस का महत्व बताएं, भारत में इसकी पाइपलाइन किस भाग में बिछाई गई है। तब लिखना है प्राकृतिक गैस का बहुत अधिक महत्व है, इसका उपयोग घरेलू गैस एलपीजी के रूप में किया जाता है और वाहनों के रूप में सीएनजी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक कारखाना में किया जाता है तथा साथ ही शक्ति गिरा उत्पादन में, शक्ति गिरा बोले तो बिजली उत्पादन जो होता है, तो शक्ति गिरा उत्पादन में भी किया जाता है। और इसका पाइपलाइन कहाँ से कहाँ बिछाया गया है, तो लिखना है इसका पाइपलाइन 1700 करोड़ रुपया लगाकर 1700 किलोमीटर लंबा, 1700 किलोमीटर लंबा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, जो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत पाइपलाइन है, जो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत पाइपलाइन है। फिर बोल देते हैं इसका पाइपलाइन का क्या नाम है, तो पाइपलाइन का नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत पाइपलाइन है। अगला, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताएं। तो परंपरागत बोलते हैं उसे नवीकरणीय, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका मात्रा सीमित हो, उसको बोलते हैं परंपरागत, यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बोलते हैं परंपरागत, और नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत। तो बोल रहा है ये दोनों में अंतर क्या है, तो लिखना है परंपरागत ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अंतर, परंपरागत ऊर्जा का मात्रा सीमित है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। फिर लिखना है परंपरागत ऊर्जा से काफ़ी अधिक प्रदूषण होता है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी अंतर मेरा हो गया, ठीक है ना। अभी थोड़ा गैर परंपरागत ऊर्जा थोड़ा महंगा पड़ जाता है अभी, तो ये थोड़ा सस्ता है, ये क्या है मेरा महंगा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको सीरीज लेकर आएंगे, जिस प्रकार हम साइंस से सीरीज लेकर आए थे तुम लोग को। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था सभी का, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स का हो या बायोलॉजी का, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट था, जिसका सीरीज जिस तरह लेकर आए थे उसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को, और तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। एक बार फोटो पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, तुम लोग के लिए बहुत चीज़ यहाँ पढ़ने को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।